दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ था। उसमें देखे थे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हमारी पॉजिटिव रोल इकोनॉमी में हमारी हेल्प करती है। साथ साथ वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखे थे और वहाँ पे देखे थे कौन कौन सी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की पर्टिकुलर लोकेशन में अट्रैक्ट होने के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे कहाँ कहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया में वेल डेवलप्ड हैं और अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं, सिटीज़ क्यों बोलते हैं। और साथ साथ देखे थे यहाँ पे प्रोसेस इन्वॉल्व देखे थे कौन कौन सी प्रोसेस से हम रॉ कॉटन से गारमेंट्स को बनाते हैं। और उसके बाद चैलेंजेस भी देखे थे और हम कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे उसको भी देखे थे। तो सारा कुछ हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग ने कवर कर लिया है। दोस्तों अब चलते हैं यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप देखोगे तो नेक्स्ट जो टॉपिक मेंशन है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट स्टेटस क्या है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का इंडिया में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कैसे हमारे जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पहले के कंपेयर में अभी कैसे इवॉल्व हुआ। फिर लोकेशन फैक्टर कौन कौन सी फेवरेबल यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का। चैलेंजेस देखेंगे, पॉजिटिव थी देखेंगे क्या क्या हम यहाँ पे फ्यूचर में जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का क्या फ्यूचर है कि नहीं, सारा कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज किस टाइप की इंडस्ट्रीज है। देखो जूट टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज है वो हमारी क्या है कि वो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इसलिए है क्योंकि जूट एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है। देखो जूट एक प्लांट होता है जो खरीफ के सीजन में उगाया जाता है। ठीक है, जूट एक प्लांट होता है जो खरीफ के सीजन में उगाया जाता है। और ये जूट का प्लांट आप देखोगे कहाँ पे होता है, जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है और अच्छी जो मिट्टी होती है, सॉइल्स जो होती है अच्छी क्वालिटी की सॉइल, एलुवियल सॉइल। देखो एलुवियल सॉइल होनी चाहिए, वाटर लॉगिंग अच्छी खासी वहाँ पे बारिश होनी चाहिए, तो वहाँ पे जूट की प्लांट होती है वहाँ पे उगाए जाते हैं। ठीक है, तो जूट के प्लांट की जो फाइबर होती है, ठीक है, प्लांट में आप देखोगे जो डंठल होते हैं उसके जो छिलके होते हैं वो हमारे जूट होते हैं। ठीक है, तो जूट उसको निकाल के क्या करते हैं, इस छिलके को निकाल के पानी में सड़ाया जाता है। पानी में सड़ाने के बाद प्लांट को ही पानी में सड़ाया जाता है और वहाँ से उससे जो छिलके होते हैं, डंठल होते हैं, उसके छिलके निकाले जाते हैं और वही हमारे एक फाइबर होता है। तो यहाँ पे जो जूट की प्लांट होती है उसके जो प्लांट के छिलके से हम जूट निकालते हैं और ये हमारी क्या है कि एक एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज है क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है जूट। ठीक है, तो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज है। और दूसरी टाइप की इंडस्ट्री बोल सकते हो स्मॉल स्केल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये स्मॉल स्केल होती है। ठीक है, प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ही स्मॉल लेवल पे होता है। ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप भी यहाँ पे दोस्तों प्राइवेट ओनरशिप है। तो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हो, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप जनरली होता है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो दोस्तों अभी बात करें, करंट की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का। ठीक है, रॉ जो जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। और यहाँ पे देखते हो सेकेंड लार्जेस्ट जूट की एक्सपोर्टर भी है। बांग्लादेश यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है लेकिन हम सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं जूट के क्षेत्र में। और यहाँ पे देखते हो जो मोस्ट ऑफ जूट मिल है वो हमारे वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, हुगली रिवर के पास। हम लोग देखेंगे क्या क्या क्यों फेवरेबल है हुगली रिवर के पास। हुगली जो बेसिन है वहाँ पे जूट की जो मेजॉरिटी ऑफ मिल्स हैं, यानी कि लगभग में 90% से ज़्यादा जो मिल्स हैं हमारे वेस्ट बंगाल के हुगली रिवर के आसपास यहाँ पे लोकेटेड हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट स्टेटस हो गया। अब देख लेते दोस्तों हिस्टोरिकल फैक्टर या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जूट मिल, जो मॉडर्न जो जूट मिल है वो हमारी 1855 में रिश्तरा नियर कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था। देखो 1854 में मुंबई में कॉटन की जो मिल थी वो इस्टेब्लिश हुई थी। एक साल बाद यहाँ पे 1855 में जूट की जो मिल है
जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो जूट हम निकालते हैं, उसकी जो मिल है रिश्तरा नियर कोलकाता में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन दोस्तों पार्टीशन के बाद आप देखोगे तो पार्टीशन के बाद जो 3/4 जो एरिया थी जूट की, जहाँ पे जूट की पैदा करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, वो हमारे बांग्लादेश को चले गए, जो पहले पाकिस्तान का पार्ट था। तो 3/4 जो एरिया थी वो बांग्लादेश ही चली गई, लेकिन जो मिल्स थे जिससे जूट निकालते थे वो इंडिया में रह गई। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि हमारे पास रॉ जूट की अवेलेबिलिटी नहीं थी। सारा जो प्रोडक्शन था रॉ जूट का वो हमारी बांग्लादेश में होता था और हमारे यहाँ से मिल रह गई थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे जो लैंड की सुटेबिलिटी को देखा, कहाँ पे हम जूट की प्रोडक्शन कर सकते हैं, और अभी हम देखोगे तो अभी हम बांग्लादेश से ज़्यादा रॉ जूट हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गई। अब चलते हैं कौन कौन सी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। क्योंकि हुगली बेसिन में आप देखोगे फेवरेबल हमारा फैक्टर्स हैं, वहाँ पे हुगली बेसिन में वेल डेवलप जूट की मिल्स भी हैं। तो देखो सबसे पहले तो जूट की जो मिल्स होती हैं वो प्रोडक्शन की एरिया के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है कि जूट प्रोडक्शन एरिया के पास होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हुगली बेसिन में क्यों बहुत ज़्यादा जूट की टेक्सटाइल जो मिल्स हैं वहाँ अवेलेबल हैं। देखो हुगली बेसिन क्या क्या प्रोवाइड करता है फेवरेबल कंडीशन। सबसे पहले तो यहाँ पे जूट की प्रोसेसिंग एरिया यहाँ पे है, यहाँ पे जूट रॉ जूट भी मिलते हैं, यानी वेस्ट बंगाल और असम दोनों में यहाँ पे जूट की प्रोडक्शन होती है, और रॉ जो जूट होते हैं हमारे हुगली बेसिन में इजीली अवेलेबल होते हैं। और वहाँ पे जो हुगली रिवर है वो हमारी वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करती है, वो इनएक्सपेंसिव होती है। देखो आप यदि रोड से रेलवे से ले जाओगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग जाएंगे, लेकिन यदि आप वहाँ पे रिवर के थ्रू ले जाते हो तो इनएक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए हुगली बेसिन में यहाँ पे फेवरेबल जूट की मिल्स लगे हुए हैं। इसके अलावा देखोगे तो वहाँ पे गुड नेटवर्क्स हैं, रेलवे भी कनेक्टिविटी है, रोडवेज भी है, वाटरवेज भी है, और एबंडेंस वाटर अवेलेबल है। क्योंकि रॉ जूट जो होती है दोस्तों, जूट की जो प्लांट होती है उसको पानी में सड़ाना पड़ता है ट्रेडिशनल वे में, लेकिन आप मिल्स से भी करोगे तो उसमें भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो पानी हमारी हुगली रिवर से मिल जाती है, तो एबंडेंस वाटर की अवेलेबिलिटी है। इसलिए हुगली बेसिन में वेल डेवलप्ड हमारी क्या है, जूट की मिल्स है। सबसे पहले देख लेते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है हुगली बेसिन में। सबसे पहले तो वहाँ पे जूट की जो प्रोडक्शन एरिया है वहीं पे लोकेटेड है, वाटर ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है, गुड नेटवर्क्स हैं रेलवे, रोडवेज और वाटरवेज का, और वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि वाटर की कमी नहीं है। इसलिए हुगली बेसिन में यहाँ पे जूट की जो मिल्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों चीप लेबर की सप्लाई है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी से आप देख सकते हो चीप जो लेबर हैं, बहुत ही सस्ते लेबर वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और कोलकाता हमारे लार्जेस्ट अर्बन सेंटर है। देखो लार्जेस्ट अर्बन सेंटर का मतलब है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा जो लिंकेज हैं, यानी जूट की जो अदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे यहाँ पे लिंक हो जाएंगे, और जो लार्जेस्ट सेंटर रहता है हमें मार्केट भी अवेलेबल है, और साथ साथ इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पे कि फाइनेंस की भी दिक्कत नहीं होगी, बैंकिंग यहाँ पे सुविधा होंगी, और साथ साथ यहाँ पे पोर्ट से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे बहुत सारे जो अमलग्रेशन देखने को मिल रही है, ठीक है, वो हमारी कोलकाता जो सिटी है वो हमारी प्रोवाइड कर रही है। तो इन सब के चलते हुगली बेसिन में यहाँ पे जूट की जो इंडस्ट्रीज है, मिल्स हैं, वो वेल डेवलप्ड है। अब देख लें दोस्तों यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं जूट की क्षेत्र में। देखो जूट हमारे क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, और जूट की जनरली हम कहाँ यूज करते हैं हम पैकेजिंग क्षेत्र में। देखो बोरिया बनाने के क्षेत्र में आप देखते होंगे जूट का बोरिया जनरली गल्ला में यूज होता है। ठीक है, गल्ला यानी कि चावल वगैरह जो आते हैं गवर्नमेंट में जो मिलते हैं, गवर्नमेंट की जो दुकानें होती हैं वहाँ पे जो मिलते हैं, वहाँ पे यूज होता है जूट का। तो जूट को बोरिया बनाते हैं। इसके अलावा जूट की आप बोल सकते हो कि चारपाई वगैरह में यूज करते हैं उसको बनाने में, और इसके अलावा रस्सी भी बनाते हैं जूट का। तो काफ़ी यूजेज है, लेकिन अभी हमारा स्टीप कंपटीशन देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में भी, क्योंकि सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा हो गया है। देखो पहले क्या होता था, जूट से रस्सी भी बनाते थे, बोरिया भी बनाते थे, पैकेजिंग के लिए यूज करते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी सिंथेटिक जो फाइबर्स, सिंथेटिक जो प्लास्टिक है उससे हम रस्सी भी बनाते हैं। ठीक है, आप देखते हो घर में रस्सी जो कपड़े सुखाने की यूज करते हैं वो हमारे सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं,
जूट का बहुत कम यूज होता है। और इसके अलावा देखोगे जो प्लास्टिक की बोरियाँ भी आने लगे हैं। तो यहाँ पे स्टीप कंपटीशन देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट आ गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों ब्राज़ील और बांग्लादेश दोनों ही कंपटीशन दे रहे हैं। फिलीपींस भी अभी जूट का प्रोडक्शन करता है, इजिप्ट भी करता है, थाईलैंड भी करता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहे हैं सिंथेटिक फाइबर से भी और अदर कंट्रीज से भी। इसलिए यहाँ पे प्राइस जो है प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे लोअर प्राइस रखना पड़ता है सस्टेन करने के लिए। तो इस कंपटीशन चलते यहाँ पे जो प्रोडक्शन है आप बोल सकते हो उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहती है फार्मर के लिए भी, मिल्स के लिए भी। लेकिन पॉजिटिव थिंग्स यहाँ पे है कि हमारा इंटरनल डिमांड बना हुआ है इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें कंपलसरी जूट की पैकिंग को कंपलसरी कर दिया गया है। यानी जूट की जो बैग है वो आपको कंपलसरी यूज करना ही करना है पैकेजिंग में। इसलिए इंटरनल डिमांड तो है, लेकिन एक्सटर्नल यानी इंटरनेशनल डिमांड हमारी कम है। फिर देखो अभी तो दोस्तों इंटरनेशनल डिमांड थोड़ी बढ़ रही है जूट की, क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस ज़्यादा अभी ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर है पैकेजिंग के लिए जो यूज होता है वो क्या होती है, ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, वो डिग्रेड नहीं होती है तो इन्वायरमेंट नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो हमारी जूट होती है, जूट को यदि पैकेजिंग में यूज करोगे, अदर वे में यूज करोगे तो हमारे क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, ये हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस को इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे फेवर किया जा रहा है। इसलिए जूट का अभी हमारे जो इंटरनेशनल डिमांड बढ़ रही है और फ्यूचर में और भी बढ़ेगी। तो मेजर यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो, अमेरिका है, कनाडा है, घाना है, सऊदी अरेबिया है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जूट को एक्सपोर्ट करते हैं। फ्यूचर डिमांड हमारी बढ़ने वाली है क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो जूट का फ्यूचर आप बोल सकते हो थोड़ा ब्राइट लग रहा है। तो ये रहा दोस्तों जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए एक बार फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों जूट हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ क्या है, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल स्केल पे की जाती है। और इसका हम लोग देखें प्रेजेंट स्टेटस भी देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखें, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं कि जूट की जो मिल्स होती है हुगली बेसिन पे आती है, इसलिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग देखे हैं। चैलेंजेस देखे हैं, पॉजिटिव थिंग्स भी देखे जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे और आपको कुछ यहाँ पे नया भी सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।